देश में अगर मैं सियासी मंचों की बात करूं, सियासी चर्चाओं की बात करूं, तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो सर्वे सर्वा इस समय है राहुल गांधी, वो अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर हैं। इस बीच कांग्रेस के लिए अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। दिल्ली कांग्रेस की तरफ से कम सिर्फ डोबल की स्थिति सामने आ रही है, जिस तरीके से दिल्ली कांग्रेस के 2 से 3 नेताओं ने अ, अपने सहयोगी दल आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए हैं। दूसरी एक और घटना है जी जो आपने देखा होगा, जिसकी चर्चा करना बेहद ही जरूरी है। वो घटना है जम्मू कश्मीर में हाल के कुछ दिनों या 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनके भी कहीं न कहीं सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और उसपे सियासी बयानबाजी हो रही है। अजीत जी, सिलसिलेवार तरीके से इन तीनों विषयों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम पहले अपना घाटी में जो हमले अचानक बढ़े उस पर चर्चा करना चाहूंगा मैं। और वो ठीक बात है कि सारी पार्टियां जो आतंकवादी हमले में है उनकी निंदा कर रही है, लेकिन ये बहुत चिंताजनक भी है, बहुत दुखद भी है। मैं ये देख रहा हूँ स्वाधीन, मुझे लगता है कि ये अगर आप भी इसको अगर गौर करेंगे कि जो चुनाव परिणाम निकले हैं, चुनाव परिणाम जिस दिन आ रहे थे उसी दिन ही पहला हमला बस पर हुआ था और एक मैसेज था कि भाई जो एक मजबूत सरकार भारत में थी। देखिए क्या हो रहा है, मैं बार बार कल परसों भी अपनी चर्चा में कह रहा था कि पूरी दुनिया की जो बड़ी महाशक्तियां हैं एक स्थिर सरकार की तलाश में, हर चाहे वो फ्रांस में देखो गठबंधन की वहां एक सरकार बनने जा रही है, अमेरिका में भी अस्थिरता है, इंग्लैंड में एक मजबूत सरकार आ रही है जो अब बनेगी। बाकी आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं रूस में आप देख रहे हैं हालात क्या है, चीन में एक मोनोपोली है, रूस में मोनोपोली है, सारी ठीक है अपनी जगह पे। लेकिन हिंदुस्तान जैसा एक शक्तिशाली देश है, हम लोग इतनी बड़ी आबादी का देश हमारा है, दुनिया में हमारी एक पहचान है, वहां पर अभी तक 4 जून से पहले एक मजबूत सरकार इस देश पे राज कर रही थी, इसका अपना बहुमत था, बहुत एक ताकतवर सरकार मानी जा रही थी, ताकतवर तो अभी भी है, लेकिन एक जब बहुमत की सरकार होती है तो उसका एक मैसेज अलग होता है। लेकिन जब 4 जून के बाद जैसे परिणाम आने लगे, ये खबरें आने लगी कि भाई मोदी सरकार को बहुमत अपने दम पर नहीं मिल रहा है और विपक्ष ने जिस तरह की राजनीति करी, देखिए मैं विपक्ष को इसलिए कुछ नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा कि विपक्ष ने आखिर राहुल गांधी या कांग्रेस को आरक्षण की जरूरत पड़ गई, कांग्रेस को पिछड़ों की राजनीति करने की जरूरत पड़ गई। आपने जो यूनाइट था एक मतलब हिंदू जो यूनाइट थे, हम लोग सब यूनाइट थे। मेरे को नहीं लगता कि 10 साल में बहुत दंगे फसाद हुए हों, कहीं बहुत ध्रुवीकरण या तुष्टीकरण का राजनीति का दौर। लेकिन खैर विपक्ष ने राजनीति करी, क्या कहते हैं, जो सरकार थी अपने दम पर बहुमत पाई हुई सरकार थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, वो बहुमत से नीचे रह गई। देखिए वो मैसेज आते ही पहला हमला एक बस पर किया गया आतंकवादियों द्वारा और उसके बाद लगातार आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं। हालांकि जो अभी केंद्र में एनडीए की सरकार है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका बराबर कहना है कि हम लोग बहुत सख्ती कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप अनुच्छेद 370 हटने के बाद देखें 2017-18 की बात से लेके अभी मतलब इस सरकार के कार्यकाल में कोई ऐसी बात वहां पर बड़ी घटना नहीं हुई। 370 हटने के बाद तो जब सेकंड पारी में प्रधानमंत्री मोदी ने 370 हटाने का फैसला किया तो एक अच्छा मैसेज हुआ। अब वहाँ टूरिज्म की संख्या बढ़ी है, पर्यटक जाने लगे, तमाम चीजें होने लगी और एक माहौल जम्मू कश्मीर में बन गया ठीक ठाक। अब विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन इस बीच जो गठबंधन की सरकार बनी दिल्ली में, उसके बाद अब चुनाव की वहां सरगर्मी बढ़ने वाली है। आने वाले 2-3 महीने में बाद चुनाव होंगे विधानसभा के। तो ये जो आतंकवादी है भाई, देखिए ये निश्चित तौर पर पड़ोसी देश तो कर ही रहा है, पाकिस्तान का इससे हाथ है, इनकार नहीं कर सकते आप। लेकिन इनके हौसले क्यों बढ़े? अगर पाकिस्तान के हौसले क्यों बढ़े, वो इसलिए बढ़े हैं कि जब एक सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी कांग्रेस अगर सवाल उठाएगी अपनी सरकार के खिलाफ, अपनी विदेश नीतियों के खिलाफ और उसके नेता बयान देंगे पाकिस्तान के पक्ष में, तो निश्चित तौर पर दुश्मन के हौसले बुलंद हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारी सेना, हमारी सरकार निश्चित तौर पर इनको जो दमनकारी हैं जो भी हैं इनको कुचलेगी। लेकिन ये आप देश की जनता को भी समझना होगा। आप जब भी वोट देने जाएं तो ये चीजों को न देखें कि भाई ये हमारी जाति को नहीं मिला, हमारी जाति को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, हमारे को आरक्षण का खतरा है। भाई अगर जाति और आरक्षण के चक्कर में हम लोग आपस में लड़ भिड़ बैठेंगे
तो फिर हमारे बाहरी ताकतें हैं उनके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा इस देश को तोड़ना या आतंकवादी घटनाएं बढ़ाना। जब हम लोग यूनाइट रहेंगे, थोड़ी बहुत कमी बेशी होती है, ठीक है। आप अगर किसी एक सरकार को चुन रहे हैं तो उसको पूरी ताकत दीजिए। अगर आपको बीजेपी से नफरत है तो आप कांग्रेस को पूरी ताकत दीजिए। लेकिन आप सवाल ये उठेगा कि कांग्रेस पूरी ताकत से क्यों नहीं 543 पे लड़ती है। ये कांग्रेस को भी सोचना होगा। आप ठीक है विरोध के लिए विरोध की राजनीति करें, लेकिन कांग्रेस के हित में, देश हित में यही है कि कांग्रेस भी 543 सीटों पर काम करे। अभी से एक स्ट्रैटेजी बनाए कि हमको बहुमत लाना है, 300 सीटें लानी है। वो देश हित में भी है, कांग्रेस के हित में भी है। वरना अगर ये 90 के दशक में चला गया फिर देश, गठबंधन की राजनीति, जो कि विपक्ष जिस हिसाब से राजनीति कर रहा है वो इसी जल्दी में लगा है। लालू यादव बयान देते हैं सरकार अगस्त में गिर जाएगी, कांग्रेस को लगता है कि बस सरकार अब गई। खड़गे जी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उनको उम्मीद लगती है कि क्या पता मेरे को पीएम बनने का मौका मिल जाए। अच्छी बात है आप पीएम बने, मोदी जी को हटाएं, किसी को कहे, लेकिन जिससे देश का भला नहीं होगा। गठबंधन का आपके पास 99 सीटें हैं, आप उस 99 सीटों में आप सरकार बनाने की अगर सोच रहे हैं तो ये किसी भी लिहाज से देश हित में तो नहीं होगा ही, क्योंकि तमाम घटक दल आपकी तरफ से आपके ऊपर इतना प्रेशर डालेंगे कि मेरा काम होना चाहिए, मेरे को काम मिलना चाहिए, मेरा टेंडर खुलना चाहिए। आप नहीं कर सकते काम, कोई स्ट्रॉन्ग फैसला नहीं कर सकते। अगर बॉर्डर पे दुश्मन सक्रिय हो गए तो आपके पास तमाम ऐसे आपकी पार्टी में नेता है जो पाकिस्तान के पक्षधर है। आपके पास आपको मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करती है, तमाम समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, तो वो देखो ना, ये गठबंधन की सरकार जो एक मजबूत सरकार थी, अगर जब वो बहुमत से उसके आंकड़ा नीचे आया, लोग जाति की राजनीति में फंसे, आरक्षण की राजनीति में फंसे, तो एक बहुमत जो है कमजोर हुआ, बहुमत की सरकार कमजोर हुई, तो विपक्ष को जो पड़ोसी देश हैं, जो दुश्मन है, बाहरी ताकतें, वो सक्रिय हो गई। उनकी कोशिश है सरकार में को अस्थिर करना, मतलब आपकी टेररिस्ट की घटनाएं बढ़ेंगी, विपक्ष हंगामा करेगा, सवाल उठाएगा। हालांकि वो निंदा कर रहे हैं, लेकिन अब जब वहां चुनाव की एक प्रक्रिया शुरू हो रही है, उस चुनाव की प्रक्रिया को आप डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जिससे कि चुनाव ना हो पाए, क्योंकि चुनाव अगर होगा वहां पे एक लोकतंत्र होगा। जैसे लोकसभा के चुनाव में लोगों ने खुल के वोटिंग करी, पूरे दुश्मन देश को सोचना पड़ गया कि भाई लोगों ने यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, तो वो चीजें अगर विधानसभा का चुनाव होगा, एक लोग अजीत जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मुझे, अगर आप अपना ऑडियो चेक कर पाए तो। कि अब वो हालात नहीं होंगे जो कि कोशिश दुश्मन देश की तरफ से हो रही है, और ये देश में जो राजनीति चल रही है कि विरोध के लिए विरोध करें, चाहे वो कैसी भी है। मेरा ये मानना है कि ऐसा समय है कि सरकार को अस्थिर करने के बजाय अभी जो एनडीए की गठबंधन की सरकार है उसको पूरा विपक्ष ताकत दे, जिससे कि पाकिस्तान जैसे देश या चाइना जैसे देश हमारे देश में अस्थिरता ना फैला पाए। उन्हें लगे कि सारे दल यूनाइट हैं, एकजुट हैं और अपनी सरकार को ताकत दे रहे हैं। क्योंकि अगर इस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जाएगी स्वाधीन, तो आप मान लीजिए कि पाकिस्तान के हौसले बढ़ेंगे। जो हमारी जो सरकार की अभी नीति दिख रही है कि पीओके को हमको वापस लेना है, वो कोशिश कमजोर पड़ेगी। वो कमजोर, जब एक अस्थिरता का माहौल होगा तो देश में आतंकवादी घटनाएं बढ़ सकती है, कश्मीर में फिर अस्थिरता हो सकती है। तो ये सब चीजें देखते हुए कांग्रेस को और पूरे विपक्ष को ये देखना चाहिए कि अभी इन स्थितियों में हमें इस सरकार को अस्थिर नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि आप हर मुद्दे पे सवाल उठाएं। मणिपुर गए राहुल गांधी तो आप सवाल उठा रहे हैं, आप हालात देखें, आप राजनीति न करें संवेदनशील मुद्दों पे, मेरा ही कहना है जी। ये तो आपने बहुत ही गंभीर विश्लेषण किया देश की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा को लेकर के। अजीत जी, हम राजनीतिक जो चर्चाएं चल रही हैं उनसे भी दरकिनार नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से लगातार यूपी के दौरे पर हैं, खासतौर पे अपने संसदीय क्षेत्र में आज हैं,
लेकिन मैसेज कुछ अलग है, जिस तरीके से उनकी सक्रियता सामने आ रही है। क्या आपको नहीं लगता कि वो गठबंधन के लिए सांसद के तौर पर सक्रिय होना तो सही है, लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी जी की जो जीत हुई है, उसमें कहीं न कहीं सपा अपनी भूमिका ज़रूर बताती रही है। तो जिस तरीके से राहुल गांधी जी यूपी में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, वो कितना हद तक सही है गठबंधन के लिए? देखिए, राहुल गांधी के पास, मैंने कल भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि राहुल गांधी की जो सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा, जो सबसे बड़ी परीक्षा है, वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर बिल्कुल। प्रदेश में राहुल गांधी एक बार नहीं, 2 बार फ्लॉप हो चुके हैं। 2-2 विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में हुए हैं। वो फेज़ भी थे, सब कुछ थे, लेकिन पार्टी नहीं चल पाई। उसके बाद ये तीसरा विधानसभा जब चुनाव हुआ, उसमें प्रियंका गांधी ने नेतृत्व किया। प्रियंका गांधी सक्रिय रही, लेकिन तब भी कांग्रेस का वोट बैंक खत्म हो गया। कांग्रेस वहां पर समाप्ति हो गई। अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक ऑक्सीजन मिली है। समाजवादी पार्टी के साथ दूसरी बार गठबंधन कर लोकसभा में 6 सीटें जीते हैं। रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस ने फिर से वापसी की है। राहुल गांधी ने वायनाड से इस्तीफा दे दिया है। राहुल गांधी के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती यही है। देखिए, राजनीति में अगर आप चुनाव जीतते हैं, तभी आप आगे बढ़ते हैं। अगर आप चुनाव नहीं जीतते हैं, तो फिर आपके नेतृत्व पर सवाल उठेगा। और राहुल गांधी के लिए अब बहुत बड़ा जो चुनौती है, वो परिवार से भी मिलने वाली है, क्योंकि प्रियंका गांधी, उनकी बहन, अब वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। वो लोकसभा में आएंगी, वो सक्रिय राजनीति में आ चुकी है। और राहुल गांधी, अगर, क्योंकि अभी जो उनका 1 दशक का कार्यकाल था, वो बहुत, जिसे कहते हैं कि शायद उस कार्यकाल को राहुल गांधी याद नहीं रखना चाहेंगे। उनकी छवि को बहुत नुकसान पहुंचा। पार्टी एकदम से रसातल पे आ गई। कभी कल्पना नहीं करी होगी कांग्रेस ने कि हम 2 या 3 स्टेट में रहेंगे और जी। लोकसभा में हम प्रतिपक्ष का नेता भी नहीं बन पाए। तो उस हालात में, उस स्थिति में राहुल गांधी के लिए उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन वहीं वो रायबरेली में उनका ये दूसरा दौरा है। अभी जब चुनाव जीते थे, उसके बाद वहां गए थे धन्यवाद बोलने के लिए, प्रियंका साथ में थी। ये दूसरा दौरा। अभी हाथरस गए। एक तरीके से उत्तर प्रदेश में 3 दौरे उनके हो चुके हैं। जी। समाजवादी पार्टी उनकी एक जो पार्टनर है, वो निश्चित तौर पर अखिलेश के माथे पर बल पड़ने लगे होंगे, क्योंकि अगर राहुल गांधी की सक्रियता बढ़ती है और वहां कांग्रेस किसी तरीके से अपना जनाधार बढ़ाना शुरू करती है, तो देखो, 6 सीटें लोकसभा की, एक सीट पे मेरे ख्याल से वहां लोकसभा में, मैं अगर गलत ना हूं, तो 4-5 सीटें आती हैं विधानसभा की। तो 30 सीटों पर तो कांग्रेस अभी वहां पर एक तरीके से कहते हैं, उसको विधानसभा सीट से कैलकुलेशन करेंगे तो 30-35 सीटों पर कांग्रेस है अभी। कांग्रेस अभी जो वहां पे 10 सीटों पे उपचुनाव है, कांग्रेस डिमांड कर रही है 4 से 5 सीटों की, कि हमको जी। 10 में से 4 या 5 सीटें दी जाए। हालांकि उसमें 4-5 सीटें समाजवादी पार्टी की हैं, जो अखिलेश हैं, उनके परिवार के लिए इस्तीफा दिया है। तो अभी वो टसल उन सीटों पर भी होगी। समाजवादी पार्टी कतई नहीं चाहेगी कि कांग्रेस उस स्थिति में आए जब वो बराबरी की मांग करने लग जाए समाजवादी पार्टी से। बराबरी मतलब, जब 2 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो, तो 403 सीटों पर कांग्रेस ये ना कहे कि 200 सीटें हमें दीजिए आप। कभी भी नहीं चाहेंगे अखिलेश यादव। तो वो राहुल गांधी के लिए भी एक, यही एक बड़ा चैलेंज है कि वो उत्तर प्रदेश में पार्टी को किस तरह खड़ा करते हैं, किस तरह वो अखिलेश यादव को अपने साथ लेके चलते हैं विधानसभा चुनाव तक। तो इसलिए राहुल गांधी, मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में उनके दौरे बहुत बढ़ेंगे। वो हो सकता है कि जैसे उनकी बहन प्रियंका गांधी ने महाप्रदेश प्रभारी रहते हुए हर घटना पे दौरे करती करती थी, वो उसी तरीके के दौरे राहुल गांधी करेंगे। तो राहुल गांधी अगर उत्तर प्रदेश में पार्टी को खड़ा कर देते हैं, पार्टी किसी तरीके से मतलब एक 90 के दौर में जब वो पार्टी रहती थी ताकत में, अगर उस स्थिति में आती है, उसके आसपास भी आती है, तो फिर दिल्ली का रास्ता उनके लिए आसान हो जाएगा। दिल्ली की गद्दी का रास्ता आसान होगा। वो उत्तर प्रदेश से ही निकलता है। लेकिन उसके लिए पहले आप अपने दौरे कर रहे हैं, आपकी खबर छप रही है, आपको मीडिया दिखा रहा है, आप जो भी कर रहे हैं वो एक खबर बन रही है। आप मणिपुर में इरिटेट हो गए थे पत्रकारों से, जब पत्रकारों ने सवाल पूछे, तो उन्होंने कहा मैं जो कह रहा हूँ। तो राहुल गांधी का जो मैं वाला चक्कर है ना, कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, उन पर थोड़ा उनको मनन करना चाहिए, क्योंकि मणिपुर संवेदनशील है। अब उत्तर प्रदेश में आप राजनीति करेंगे, तो अब आप अखिलेश यादव, आपको चैलेंज, अखिलेश यादव को लगेगा आप चुनौती दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में पार्टी खड़ा करना राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर उत्तर प्रदेश में पार्टी खड़ी नहीं हो पाती है, संगठन, उसके लिए संगठन बनाना पड़ेगा।
अभी आप पूरे देश में संगठन पर ध्यान नहीं दे रहे। आप अभी चुनाव मोड में चल रहे हैं। आप चाहते हैं कि मेरी खबरें दिखाई दें, टीवी में मैं छाया रहूं, तमाम मुद्दे आप मोदी सरकार को कैसे घेरें, मोदी सरकार पर कैसे सवाल उठाएं, वो वहां तक तो ठीक है बात, आप ठीक है, विपक्ष के नेता है, आपको उठाना चाहिए। आपकी हो सकता है कि कांग्रेस के रणनीतिकारों को लग रहा होगा कि संगठन की जरूरत नहीं है, आप तो केवल प्राइम मिनिस्टर मोदी पे हमला रखो, और एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेकिन स्वाधीन मेरा मानना है कि कम से कम जब आप लड़ाई लड़ने जाएंगे तो आपके पीछे कुछ मेजर, जनरल, ब्रिगेडियर, कैप्टन, सिपाही कुछ तो होने चाहिए। अगर वही जी, मजबूत नहीं होंगे तो आप फिर 100 पे अटक जाएंगे। तो 100 पे अटक बिल्कुल। के तो आपकी सरकार नहीं बनने वाली ना। तो ये राहुल गांधी के दौरे, मेरा मानना है, आने वाले दिनों में बढ़ेंगे। हालांकि मैंने सुना है कि वो महाराष्ट्र जाएंगे इसके बाद, क्योंकि महाराष्ट्र में अब विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, हरियाणा में होने वाली है, तो हरियाणा महाराष्ट्र में उनका भी कुछ दिन फोकस रहेगा। लेकिन वो उत्तर प्रदेश में छोटी बड़ी जो भी घटना होगी, कुछ भी होगा, कोई भी मामला होगा, वो उत्तर प्रदेश को लेकर बयानबाजी करेंगे। पार्लियामेंट अब आने वाला है, पार्लियामेंट में वो हाथरस का मुद्दा उठाएंगे जोर शोर से, मणिपुर का मुद्दा उठाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब उत्तर प्रदेश को लेकर आने वाले दिनों में मेरी दिलचस्पी इतनी भर होगी कि समाजवादी पार्टी के रवैये में क्या बदलाव आता है। समाजवादी अखिलेश यादव क्या फिर पार्लियामेंट के अंदर भी उनका हाथ पकड़कर मुद्दा उठाएंगे, ये देखने वाली बात है। चलिए, मनन करने की बात तो, लेकिन मनन करना, चिंतन मनन तो कांग्रेस में शुरू हो गया है, लेकिन इसी चिंतन मनन के साथ अगर आपने देखा होगा कि दिल्ली कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने जब एक उनकी हार को लेकर के समीक्षा रिपोर्ट हुई, तो उस टीम के सामने उन्होंने अपनी हार के लिए सीधे-सीधे जो दिल्ली में कांग्रेस के साथ है आम आदमी पार्टी, उनका वोट ट्रांसफर ना होना एक सबसे बड़ी उन्होंने वजह बताया। और कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, आप जानते ही होंगे, उदित राज, उन्होंने तो बाकायदे मीडिया बाइट दे दी है इस बारे में। आप क्या कहेंगे कि क्या ये शुभ संकेत है या अशुभ संकेत माना जाए गठबंधन के लिए इंडिया? नहीं नहीं स्वाधीन, ये तो सब देखो, उदित राज ये कोई नेता वेता, मैं इनको इसलिए, कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े नेता हैं यहाँ, दिल्ली में जी, बहुत बड़े बड़े नेता हैं। ये उदित राज जो है कांग्रेस को कोस कोस के नेता बने हैं। आपको अगर याद हो, इन्होंने पिछड़ों की राजनीति करी, कांग्रेस को जी, जी, टारगेट किया, फिर बीजेपी से टिकट लेकर सांसद बन गए, बीजेपी ने इनका टिकट काटा तो कांग्रेस में चले गए। तो ये उदित राज जैसे जो लोग हैं ना, मैं इनको उस दर्जे में नहीं लेता। देखिए, कांग्रेस में अगर ये सारे नेता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की वजह से आ रहे हैं, ये तो सबको पता था। ये आम आदमी पार्टी के साथ होते ना होते, दिल्ली में कांग्रेस का संगठन नहीं है। मैं वही आपसे कह रहा हूं ना कि राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति चल गई, इसलिए आपकी 6 सीटें आ गई। आरक्षण का मुद्दा चल गया, कांग्रेस बीजेपी में भीतरघात हो गया, इसलिए आप उत्तर प्रदेश में जीत गए। राजस्थान में जाति की राजनीति हावी हो गई, आपके वहां वसुंधरा राजे को बीजेपी ने जो साइड करा, उनके लोगों के टिकट काटे, उसकी वजह से आप हार गए। कांग्रेस जीती नहीं है, मैं यही तो बार बार आपसे कह रहा हूं। मैं क्या सवाल उठा रहा हूं, मैं कांग्रेस को कह रहा हूं, आप संगठन कहाँ है आपका? दिल्ली में पहले दिन से, पहले तो सबसे बड़ा सवाल ये उठा था, मैं तो कह रहा हूँ गांधी फैमिली जिम्मेदार है दिल्ली के हार के लिए। नेता और आम आदमी पार्टी को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? आपने अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ, मर्जी के खिलाफ आपने गठबंधन क्यों किया? नंबर एक। जी, जी, आला कमान ही तो जिम्मेदार है ना, गठबंधन तो आला कमान ने किया। जी, फिर पहली बार कांग्रेस के इतिहास में, पहली बार गांधी परिवार, पूरा परिवार अरविंद केजरीवाल के दुख में शामिल होने रामला मैदान में गया। क्यों बिल्कुल गए भाई? गठबंधन की एक तरीके से एकता उन्होंने दिखाई। आपने तो ये दिखाया कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, जो टॉप के 5 पावर सेंटर हैं, वो उस रैली में थे। पांचों पावर सेंटर ने सबके साथ हाथ उठाया। उन्हीं कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ आप केरल में चुनाव लड़ रहे थे, उन्हीं टीएमसी के खिलाफ आप बंगाल में चुनाव। आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? अब ये तो वो नेता है कि साहब आम आदमी पार्टी का, अरे कांग्रेस का यहाँ संगठन है कहाँ? संगठन का आपका प्रदेश अध्यक्ष तो बीजेपी में भाग गया, आपके आधे जी, नेता बीजेपी में चले गए, संगठन है नहीं। देवेंद्र यादव को आपने कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। देवेंद्र यादव खुद अपने आप में उस तरह के नेता है जो कि कोई जिनका जनाधार नहीं है, कोई उनको कोई अनुभव नहीं है। केसी वेणुगोपाल के करीबी होने के नाते वो पद पा रहे हैं। तो कांग्रेस तो की है कि ये कांग्रेसियों की क्या प्रॉब्लम है, कांग्रेसी ये मानते हैं कि गांधी फैमिली को जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन हमको भी पड़ जाएगा। अब गांधी फैमिली को कब वोट पड़ेगा ये देखना होगा।
दिल्ली में जिस दिन लोगों को लगेगा गांधी फैमिली इस लायक हो गई, वोट दे देंगे, तो आप भी खड़े होंगे, जीत जाएंगे, मैं भी खड़ा होऊंगा तो जीत जाऊंगा। उसमें कहीं कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें कांग्रेस में संगठन का काम ही नहीं हो रहा है। आपने देखा बिल्कुल। कहीं हरियाणा में इलेक्शन होने वाला है, महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाला है, राजस्थान में हालत खराब है, आपसी टसलबाजी बहुत ज्यादा है। संगठन मेन होता है किसी भी पार्टी की, जो रीढ़ की हड्डी होती है संगठन होती है। लेकिन कांग्रेस का एक कल्चर है कि भाई हमें संगठन की जरूरत नहीं, मुझे जो लगता है गांधी फैमिली को जिस दिन जनता पसंद करेगी, दिल्ली की जनता पसंद करेगी तो हम चुनाव जीत जाएंगे, नहीं पसंद करेगी तो आप कितने अच्छे नेता हो आप हारेंगे। आम आदमी पार्टी तो का वैसे भी कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस ने गांधी फैमिली गई, गांधी फैमिली ने चाहा, गांधी फैमिली चाह रही थी कि मोदी जी को किसी तरीके से पीएम बनने से रोको, चाहे उसके लिए हमें किसी के घर जाना पड़े। वो इसी चक्कर में केजरीवाल के घर चले गए। उन्होंने ये कैलकुलेशन ही नहीं लगाया कि भाई क्या वाकई अरविंद केजरीवाल के साथ जाने से हमें फायदा हो रहा है। अब पंजाब जी। में नहीं था फायदा, पंजाब में नहीं गए तो पंजाब में आपको फायदा हो गया। इसलिए ये कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स जो है, ये मैं इनको कई सालों से देख रहा हूँ, ये इस चक्कर में वेट करते हैं कि कब खिलाफ लहर हो और हमको वोट पड़े। संगठन नेता सब एक ही है उनके लिए, संगठन नेता सब एक ही परिवार को जाकर आपको नमन करना है। वो परिवार ये मानता है कि भाई हमारे नाम पर इस देश में राजनीति होती है। और ये बात सही है कि कांग्रेस का मतलब गांधी फैमिली, जी। क्योंकि बीजेपी में, कम्युनिस्ट पार्टी में या तीसरी, देखिए जो पारिवारिक पार्टी कौन कौन है, कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, ये कौन है, डीएमके, एनसीपी, ये कौन है, ये कोई राजनीतिक पार्टियां थोड़ी ना है, ये तो परिवार की पार्टियां हैं। देखो राजनीतिक पार्टियां दो ही है इस देश में, एक जी। कम्युनिस्ट पार्टी और एक भारतीय जनता पार्टी। जी। इनका जो इनके नेतृत्व जिस दिन ये हारेंगे उस दिन इनको कोई पूछने वाला नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी के जब बड़े नेता हार गए तो कोई पूछ नहीं रहा। बीजेपी में भी अगर कल माना ये लोग हारते हैं, मोदी जी की अगुवाई में, अमित शाह जी या नड्डा जी की अगुवाई में अगर पार्टी हार जाती, तो इनको थोड़ी ना पूछा जाता है राहुल गांधी की तरह या सोनिया गांधी की तरह कि भाई आप हार गए, आपके पूरे देश में सीटें खत्म हुई, लेकिन तब भी आपको नेता आप ही हैं हमारे, जय जयकार आप ही की करनी हमें। ये डर तो है ही नहीं ना कांग्रेस के अंदर कि गांधी जी। फैमिली, यही आरजेडी में आप हार जाओ तब भी लालू यादव की फैमिली की जय जयकार करनी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी धरातल पे चलेगी 2019 में, तब भी अखिलेश यादव नेता है। वो तो पारिवारिक पार्टी है ना। एनसीपी शरद पवार, डीएमके स्टालिन, पार्टियां दो ही हैं। तो मेरा जी। कहने का मतलब ये है कि इसलिए कांग्रेस में ये सब चीजें होंगी कि भाई उसने हरा दिया, उसने हरा दिया। वही कोई तो ये नहीं कहेगा कि राहुल की वजह से हार गए, सोनिया जी की जी। वजह से हार गए। वो यही कहेंगे फलाने जी ने हरा दिया। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये नहीं कहेंगे संगठन नहीं हमारा, हमारे पास, हमने ढंग से तैयारी नहीं करी। पूरे 5 साल हमको पता है चुनाव होना है, लेकिन हम तैयारी नहीं करते हैं। ये देखते हैं कि लहर आई कि नहीं आई, इसके खिलाफ नाराजगी हुई कि नहीं हुई, गांधी परिवार के नाम पर वोट पड़ने शुरू हुए कि नहीं हुए। तो ये कहने का मतलब है कि वो दो ही पार्टी इस देश में, बाकी तो सब परिवार की पार्टियां हैं। और इस स्थिति में ये चीजें होती हैं। ये कोई मतलब नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने हरा दिया। वो खबरें लीक कराई है, अभी वो रिपोर्ट किसके पास जाएगी, किसने दी, किसी ने देखी नहीं है। मीडिया में खबर लीक करा दी, कह दो साहब आम आदमी पार्टी की वजह से हार गए। भैया तुमको वोट दे कौन रहा था, पहले तो ये बताओ। कितना वोट मिला उसका विश्लेषण करो, क्या परसेंटेज हुआ उसको देखो। वो तो आप देख ही जी। नहीं रहे हो, आप ध्यान डाइवर्ट कर रहे हो। क्या कि आम आदमी पार्टी की वजह से हार गए। आपने वोट परसेंटेज देखा कि कितना मिला, बीजेपी को कितना मिला, हमें ये सब चीजें कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। मेरा कहने का मतलब ये। नहीं अजीत जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। आपके कहने का वही आशय है कि चाहे व्यक्तिगत जीवन हो या राजनीतिक जीवन, विश्लेषण करना बेहद जरूरी होता है। तो देखते हैं कांग्रेस विश्लेषण करती है किस स्तर तक जाती है और इस रिपोर्ट नहीं नहीं, से क्या अभी कुछ तो निकल अभी करके तो आता है। नहीं, स्वाधीन नहीं नहीं, अभी दिल्ली का तो इन्होंने खबर प्लान करा दी। मध्य जी। प्रदेश में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, उत्तराखंड यूपी में में क्या क्या हुआ, हो, बाकी राज्यों में क्या हो, सही कह रहे हैं आप। यूपी में दोनों क्या देश हुआ, स्थिति यही है। आप सबसे बड़ा कर्नाटक तेलंगाना में क्या हुआ, वहां पर तो बिल्कुल। आपकी सरकार है, क्यों जहाँ नहीं पे आप जीते आप सरकार कर्नाटक में। आप कर्नाटक में खबरें आ रही हैं कि वो क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बीच में जंग छिड़ी हुई है, न जाने कब वहां कोई खबर सुनने को मिल जाए बड़ी। तो मेरा कहने का मतलब कि केंद्रीय नेतृत्व को कुछ फैसले करने पड़ेंगे कड़े, नहीं तो एक केवल ये सोचकर कि भाई फलाने ने हरा दिया उसकी वजह से हार गए, इसकी वजह से हार गए, ये बहाने ठीक नहीं। जी। चलिए,
देखते हैं क्या होता है। राजनीति है, रोज नए नए किस्से आते हैं जिन पे हम चर्चाएं करते रहे हैं, कल भी करते रहेंगे। फिर मिलेंगे कल कुछ नए विषयों पर, कुछ नए मुद्दों पर। तब तक के लिए अलविदा। नमस्कार।